नमस्ते, मैं राहुल आपका होस्ट स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में साइन एजुकेशन मेजरलेस लर्निंग। तो आज संडे का दिन है, जैसे कि आप जानते हैं कि आज Q&A सेशन का दिन है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके हमारे व्यूवर्स ने, हमारे सब्सक्राइबर्स ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, उनके क्वेरीज क्या है। होप सो आप भी उस क्वेश्चन से रिलेट करेंगे और आप भी उसमें से कुछ ना तो कुछ अपने लिए बेस्ट करियर ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ईशा जी पूछ रहे हैं। ईशा जी बोल रहे हैं कि इन MCA एंड MSc कंप्यूटर साइंस विच वन इज़ बेस्ट। ओके, देखिए सबसे पहले तो आपका ये जो दोनों स्ट्रीम है एक ही स्ट्रीम से बिलोंग करता है, दैट इज IT। ओके, अब ये दोनों के बीच में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ कुछ डिफरेंसेस है। सबसे पहले हम समझते हैं क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो MCA जो होता है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन पे डील करता है, दैट इज ओनली अबाउट सॉफ्टवेयर रिलेटेड। ठीक है, और उसी तरफ अगर मैं MSc की बात करूं तो MSc जो होता है वो हार्डवेयर पे डील करता है, सॉफ्टवेयर पे डील करता है, अलॉन्ग विथ लॉजिकल एंड अल्गोरिथम्स पे डील करता है। ठीक है, अभी MSc जो होता है वो 2 साल का होता है। जो MSc दैट इज मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस वो जो होता है वो 2 साल का होता है, और जो MCA होता है वो 3 साल का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो MSc होता है उसके अंदर क्या होता है, आप कंप्लीट होने के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, आप टेस्टिंग में जा सकते हैं, आप नेटवर्किंग में जा सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं MCA के बारे में तो MCA के अंदर पढ़ाई होती है, जैसे पढ़ाई होने के बाद आप उसके अंदर ऑप्शन चूज़ करते हैं, सच एज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, सिस्टम एनालिटिक्स बन सकते हैं, सिस्टम डेवलपर बन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं उसी तरह से बात करूं MSc के बारे में तो MSc कंप्लीट होने के बाद मोस्टली जिनको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट होता है, जिनको रिसर्च प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट होता है, जिनको PhD कंप्लीट करनी होती है, तो वो लोग मोस्टली MSc का लाइन चूज़ करते हैं। ठीक है, और जिनको बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करना है वो लोग मोस्टली MCA का लाइन चूज़ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ईशा जी कि अगर MSc किया तो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज इनवाइट नहीं करती है। यस, इनवाइट करती है, जैसे ओरेकल हो गया, IBM हो गया, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो भी MSc वालों को रिक्रूट करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका गोल आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से इसमें जाना पसंद करता है। जैसे अगर आपको टीचिंग स्ट्रीम में जाना है, आपको रिसर्च स्ट्रीम में जाना है, आपको PhD स्ट्रीम में जाना है तो आप MSc के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको MNC कंपनी के साथ जाना है, अगर IT स्ट्रीम के साथ जाना है तो आप MCA के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ सैलरी डिफरेंस को लेके तो यस, MSc वाले की जो सैलरी होती है वो MCA वालों से ज़रा सा कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि MCA वालों की समझ लीजिए 50,000 रुपये सैलरी है, तो MSc वालों की सैलरी होगी 42,000 43,000 रुपीज़। ओके, आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया हो। अभी आप उसमें से चूज़ कीजिए कि आपके गोल के हिसाब से आपको किस में आगे बढ़ना है। अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको आपके करियर गोल के हिसाब से आपको फैसला लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, सेकंड सब्सक्राइबर हमें पूछ रहे हैं, इनका नाम है कीथ। ओके, ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन सच है सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, प्रैक्टिकल लर्निंग का, थियोरेटिकल लर्निंग का। ये इस तरीके का पूरा कॉम्बिनेशन होता है जिसको वेरियस टूल से डिलीवर किया जाता है, सच एज ऑनलाइन ट्रेनिंग से, सच एज मोबाइल लर्निंग एप्लीकेशन से, सच एज हार्डवेयर ट्रेनिंग से। ये जितनी भी चीज़ें होती है सब प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ इसको पढ़ाई जाती है। अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ, समझ लीजिए आपने एनरोल किया है BSc इन बायोलॉजी में। ठीक है, तो अगर BSc इन बायोलॉजी में एनरोल किया है तो उसके अंदर भी 2 ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर आपने समझ लीजिए जूलॉजी में अप्लाई किया है तो जूलॉजी के हिसाब से आपको उसमें प्रैक्टिकल्स भी सिखाया जाएगा, आपको उसमें थियोरेटिकल्स भी सिखाया जाएगा, आपको उसके अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होता है जिसको बोला जाता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब क्या, जैसे आज का जो दौर चल रहा है कोविड-19 वाला, इसके अंदर एजुकेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं सीनियर केजी भी छोड़ दीजिए, प्ले ग्रुप से लेके MBA वाले लेवल तक, मास्टर्स के लेवल तक, सब जगह पे वो लोग ने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये एक फ्यूचर है हमारे कंट्री का, ये एक फ्यूचर है हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री का जो हम लोग को आगे प्रोवाइड होने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर एजुकेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं इनका नाम है पाटिल आशुतोष। ओके, ये पूछ रहे हैं आई हैवंट स्टडीड क्लास 11th and 12th बट आई हैव डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। गुड। is there an chance I can get admission at BMM college for getting degree or post degree? ओके, जहाँ तक मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि आपने कोई भी एक इंस्टीट्यूट से आपने एक डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और एडवर्टाइजमेंट आपने कंप्लीट किया हुआ है। ओके, आपने डिप्लोमा इन जर्नलिज्म कंप्लीट किया है कौन से तो एक इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि आप वो जर्नलिज्म इन डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद क्या आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं क्या? तो मेरे भाई, मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि अपने यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से अगर आपको बीएमएम में एडमिशन लेना है तो आपके पास डिप्लोमा होल्डर होना कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको 11th and 12th कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स से कंप्लीट कीजिए या आर्ट्स से कंप्लीट कीजिए, आप एलिजिबल हो जाते हैं बीएमएम के लिए जाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो डिप्लोमा वाली जो चीज़ आप बोल रहे हैं उस बेसिस पे आपको शायद ही मिलेगा आपको बीएमएम के लिए एडमिशन, क्योंकि ये जो डिप्लोमा वाला जो फंडा होता है वो होता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, ना कि ये नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, तो अगर आपको बीएमएम इन जर्नलिज्म करना है तो आपको एक प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा, दैट इज़ 11th and 12th कंप्लीट करने के बाद ही आप जर्नलिज्म इन बैचलर्स कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर्स करने के बाद आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रहे हैं कैन आई अप्लाई फॉर पीयूसी प्रोग्राम इन द एज ऑफ 45 ईयर्स? ओके, सबसे पहले तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये बताना चाहता हूँ कि पीयूसी प्रोग्राम होता क्या है। ओके, पीयूसी का फुल फॉर्म होता है प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, कि अपने इंडियन एजुकेशन के हिसाब से अगर आपको ग्रेजुएशन में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो आपको आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होना चाहिए और आपका स्कूलिंग कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अगर मैं महाराष्ट्र के हिसाब से बात करूं तो आपका 10th स्टैंडर्ड दैट इज नोन एज एसएससी बोर्ड, और अगर मैं 12th स्टैंडर्ड की बात करूं दैट इज नोन एज एचएसई बोर्ड। ओके, तो ये दोनों कंप्लीट होने के बाद ही आप ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं। आपका 10th का और 12th का एटलीस्ट 10 ईयर्स का स्कूलिंग कंप्लीट होनी चाहिए कंबाइंड करके, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ये इंडिया की बात है। अगर मैं बात करूं अब्रॉड की, तो अब्रॉड के हिसाब से उनका कुछ करिकुलम होता है। जैसे क्या होता है कि अगर मैं यूके की बात करूं तो 10th स्टैंडर्ड के बाद वो लोगों को सिर्फ 1 साल का सिर्फ 11th 12th करना होता है, तो 1 साल के बाद ही वो लोग एनरोल कर लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए। मतलब जहां पे हम अपना 2 साल लगा रहे हैं 11th and 12th करने के लिए, उनको सिर्फ 1 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम करना होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रहे हैं, इनका नाम है अजीत सिंह रावत। ये पूछ रहे हैं एमबीए एंड एलएलबी विच इज़ द बेस्ट चॉइस? ओके भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, एमबीए और एलएलबी ये दोनों अलग अलग स्ट्रीम है। ठीक है, अगर आपको लॉ के तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप एलएलबी के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे एलएलबी और एमबीए दोनों पूछा है, तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। ठीक है, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, एग्जाम्पल समझते हैं बीकॉम से, तो बीकॉम कंप्लीट करने के बाद एलएलबी आपका 3 साल का हो जाएगा, और अगर आपको एमबीए करना है तो बीकॉम करने के बाद आपका एमबीए 2 साल का हो जाएगा। तो एलएलबी क्या होता है, जिसको लॉ में इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से वो एलएलबी चूज कर सकता है। अगर आपको मैनेजरल फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप मैनेजमेंट के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। आप तो ये 2 अलग अलग गोल को एक साथ मिक्स कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक बीच का ऑप्शन दूं तो ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बीच का ऑप्शन दूं तो बीच का ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके अंदर आपका दोनों एरिया ऑफ इंटरेस्ट कवर हो जाएगा, जिसका नाम है एमबीए इन लॉ और एमबीए इन लीगल स्टडीज। तो क्यों ना ये आपका दोनों पर्पस सर्व कर रहा है, जिसके लिए अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस है, सच एज नारसी मोंजी हो गया, बाद में एसपी जैन हो गया। तो ये ऐसे बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस है जहाँ पे एमबीए इन लॉ प्रोवाइड होता है। ठीक है, बट मैं आपको यही बोलूँगा, आप अपना रिसर्च कीजिए, उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़िए। तो एमबीए इन लॉ के अंदर आप मैनेजमेंट की भी पढ़ाई करेंगे, आप लॉ की भी पढ़ाई करेंगे, जिसकी फीस अप्रॉक्सीमेटली अराउंड आपको 4 लाख से लेके 8 लाख रुपीज़ तक लगेगा। प्लस खत्म होने के बाद आप बहुत सारे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लॉ के फर्म होते हैं, वहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
जिसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 4 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में पर एनम। ओके, तो ये बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको एमबीए भी देख रहे थे, एलएलबी भी देख रहे थे, तो क्यों ना आपको अगर दोनों कंबाइन करके मिल जाए तो आपका भी पर्पस सर्व हो जाएगा और आपको एक अच्छा करियर ऑप्शन भी मिल जाएगा। बाकी भाई आपका फैसला है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं अगले संडे इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग Q&A सेशन के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।